सालों से वास्तु की लाइन में है सर आप? मेरे को 18 साल इस फील्ड में हो गया काम करते हुए। तो 18 साल से मैं वास्तु के फील्ड में नहीं हूँ, मैंने 18 साल से वास्तु के प्रोफेशन को जिया है और दिल से जिया है। मतलब ऐसे जैसे कोई आ गया, किसी ने बोला कि मेरा वास्तु चेक कर लीजिए ठीक है या नहीं है, उनका नक्शा आपने देखा, बनाया है, कुछ ऐसा? सब कुछ किया है, सब कुछ मतलब किया है। प्रोफेशनल तरीके से फुल टाइम मैं 18 साल से वास्तु के फील्ड में हूँ और देश विदेशों में भी अब मैं वास्तु में काम कर रहा हूँ, इंडिया भी में मैं काम कर रहा हूँ, बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा झूठ से और सोशल मीडिया से अभी तक दूर। इसी बात को पकड़ती हूँ मैं आपकी, थोड़ा झूठ से मैं दूर हूँ, देश विदेश में काम कर चुका हूँ, 18 सालों से मैं वास्तु की लाइन में हूँ। तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है और आज की डेट में जब आप वास्तु से रिलेटेड जो ये वीडियोस देखते हैं कि आपका जो है नॉर्थ में अगर किचन होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नीला टेप लगा लेना, यहाँ लाल टेप लगा लेना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस टाइप की वीडियोस जब आप देखते हैं खुशी होती है? अच्छा लगता है? बहुत पेन होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर इनवाइट करता है तो ये समझ के करता है कि ये आदमी मेरे जीवन को कुछ बेहतर करेगा। और आप अपने बेडरूम तक किसी व्यक्ति की एंट्री कर रहे हो तो ये समझ के कर रहे हो कि 100% आपका समर्पण और विश्वास उनके प्रति है और ये विश्वास करके आपने उनको अपने घर बुलाया है कि भाई ये मेरी लाइफ में बेटरमेंट लाएगा। और वो आदमी उसमें अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है, वो आपको हर चीज में डरा रहा है, हर चीज में आपको चीट कर रहा है, हर चीज में आप भयभीत हो रहे हैं उनकी बातों से। तो मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं है। आप मानते हैं मतलब कि वास्तु के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है? मानते हैं? 100% डराया जा रहा है, 100% डराया जा रहा है। क्योंकि ये मेरी बहुत कंसल्टेंट से भी इस बारे में बात होती है, वो कहते हैं कि जब तक क्लाइंट को हम डराएंगे नहीं, क्लाइंट पैसा नहीं देगा। ऐसा लोग कहते हैं आपसे? ऐसे कंसल्टेंट्स कहते हैं। लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं क्लाइंट को बिल्कुल भी नहीं डराता हूं। अच्छा, ये बताओ, जब आपकी उनसे बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि जब तक क्लाइंट को हम डराएंगे नहीं पैसा नहीं देगा, तो किस तरह से डराया जाता है? एग्जांपल दीजिए जरा मुझे 2-4। वो बोलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री होगी, आपका साउथ वेस्ट का मेन डोर होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली की डेथ होगी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर जैसी बीमारियां होंगी, नॉर्थ वेस्ट में आपका मेन डोर होगा तो घर की आपकी छोटी बेटी आपकी भाग जाएगी, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका बेटे बहू का बेडरूम होगा तो बहू नहीं टिकेगी, वो भाग जाएगी, और साउथ ईस्ट में आपका बोरवेल होगा तो आपको कोर्ट कचहरी कोर्ट केस होंगे, मुकदमे होंगे, आपको जेल योग बनता है। मतलब बिना ऑथेंटिक चीजों की वजह से आपको डराया जाता है, जिन बातों का कोई भी वजूद नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है। जो ऑथेंटिक बातें हैं वास्तु में, वो तो वास्तु कंसल्टेंट को मालूम ही नहीं है। तो इनके जो व्यूज पे इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, कितने पब्लिक को वही चाहिए, पब्लिक को वही चाहिए। पब्लिक को कुछ ऐसा चाहिए कि आज आपको कोई उपाय बताया जाए और रात रात में आपके पास 100 करोड़ आ जाए। ऐसे भी उपाय बताते हैं वो लोग? हाँ, ऐसे कि उपाय वास्तु का ये उपाय जिससे आपके धन की वर्षा, धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। कभी हुई है? कभी किसी एक व्यक्ति के पास हुई हो तो बताओ। आपको सीधे रास्ते चलना पड़ेगा। धन की वर्षा होगी लेकिन आपको सीधे रास्ते चलना पड़ेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा। आपके घर का वास्तु ठीक करना पड़ेगा, आपकी बॉडी का वास्तु ठीक करना पड़ेगा, आपके माइंड का वास्तु ठीक करना पड़ेगा। जब आप सारी चीजें करेक्ट कर लेंगे तो धन की वर्षा तो अपने आप होगी। चलो, ये धन की वर्षा कैसे होगी, कैसे वास्तु, कौन सी दिशा, इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, इस पॉडकास्ट को आप नॉर्मल पॉडकास्ट के तरीके से तो बिल्कुल भी समझने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मेरे सवाल सर को चुभेंगे भी, लेकिन जवाब मैं आपसे लेकर रहूंगी। अब मुझे एक बात बताइए, आज के टाइम पे जो वास्तु एक्सपर्ट है ना, वो एक ज्योतिषाचार्य भी है, वो टैरो कार्ड रीडर भी है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वो सिग्नेचर एक्सपर्ट भी है। तो मतलब है क्या ये? ऐसा लगता है जैसे पंसारी की दुकान में खोल ली जाके सब कुछ। हाँ। परचून की दुकान वाला आदमी कभी एक चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप चीजें समझिए, जो डॉक्टर हार्ट का सर्जन है वो किडनी का ऑपरेशन कैसे कर सकता है? या तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, या आप लीवर स्पेशलिस्ट हैं, या आप आईज स्पेशलिस्ट हैं, या आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। जब डॉक्टर हर चीज के स्पेशलिस्ट अलग अलग हैं तो एक ही कंसल्टेंट सब बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता है?
इसका मतलब स्पेशलिस्ट आप है ही नहीं। पहले आप एक चीज के स्पेशलिस्ट तो बनो, तभी तो आप काम कर सकते हो। आपने एक के विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो। अरे भाई तुम करना क्या चाहते हो? पहले तुम खुद ही एक बात पे टिके नहीं हो। तुम्हें अपने, अगर आप वास्तु स्पेशलिस्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर यह भरोसा होना चाहिए कि मैं एक ही प्रोफेशन के अंदर जिंदगी सरवाइव कर सकता हूं। और वो तब कर सकता हूं जब मेरे प्रोफेशन के अंदर दम होगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी होगी, मैं वो बेनिफिट अपने क्लाइंट को दे सकता हूं जो मेरा क्लाइंट एक बार मेरे से जुड़ गया और वो जिंदगी भर जब तक मैं हूं या जब तक क्लाइंट है वो मेरे को नहीं छोड़ेगा और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इसके पीछे मानसिकता क्या होती है? क्योंकि आप तो शायद इन एक्सपर्ट लोगों को बहुत करीब से भी जानते होंगे कि इतना लंबा चौड़ा जो डिजिग्नेशन लिख लेते हैं कि वास्तु एक्सपर्ट, ये हीलर और रेकी फलाना, ये सब, कि मतलब कि क्लाइंट जा ही ना पाए, या क्या मंशा क्या होती है कि अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ तो इससे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं हुआ तो कुंडली देख लेंगे, ये नहीं हुआ तो वास्तु देख लेंगे? सोच क्या होती उनके है? किसी एक बात में दम ही नहीं है। हाँ। अगर आप परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो वो कहते हैं चलो मैं एस्ट्रोलॉजी से देख लेता हूं। आप हैं ही कुछ नहीं, ना आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ना आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, ना आपको न्यूमरोलॉजी आती है, ना आपको कुछ भी नहीं आता है। आप स्पेशलिस्ट होते तो आप एक ही चीज के होते ना। आप 10 चीजों में एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं नेहा सर्वेश शुक्ला की बात करूं तो नेहा सर्वेश शुक्ला टीवी तो नहीं बेच रही है, उनका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम तो नहीं है, वो खाली बहुत शानदार एंकरिंग कर सकती है, वो बहुत शानदार शोज कर सकती है, तो कर रही है। आप एक ही चीज के डॉक्टर हो सकते हैं अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो। अगर आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको अपने काम की ताकत का मालूम नहीं है, तब आप 50 चीजों में पैर रखते हैं। मेरे को अपने वास्तु पे 100% भरोसा है। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूं और मैं वास्तु में सर्वाइव कर रहा हूं। आपने किन किन चीजों में हाथ आजमाया अभी तक वास्तु के अलावा? नहीं, मैंने आजमाया नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मेरे एक दोस्त का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी हम सीखते हैं और 2 दिन का फ्री ट्रायल कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का। मैंने कहा मेरे को करना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छे गुरुजी हैं और हम चलते हैं। तो मैं उनके कहने से चला गया। जब मैं गया उनके ऑफिस में तो मुझे उनका ऑफिस ही समझ में नहीं आया गुरुजी का। ऐसे गंदा सा छोटा सा ऑफिस। नहीं, ऐसे तो मत बोलिए ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आपका साइंस अलग है तो आप किसी और को लेकर ऐसे कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मिलके किसी से अच्छा लगे। आप ऐसे कमर झुकाए बैठे हैं, आप खुद के चेहरे पे आपके 500 ग्राम धूल जमी है, आपके चेहरे से आपको मिलके किसी से अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इंसान किस बात के हैं? आपको पहली बार में फील आनी चाहिए किसी से मिलके कि आपको ये लगना चाहिए वाह मैं इस इंसान से अब तक क्यों नहीं मिला था। और अगर किसी को मिलके आपसे फील नहीं आ रही है तो फिर तो आपसे मिलना ही बेकार है। चलिए, तो वास्तु को लेकर हम थोड़ा सा अपना आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। और अभी आपने बात की है तो खैर एक बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट रहे हैं जो ठगी के केस में अंदर भी थे और बहुत ही महंगे वास्तु एक्सपर्ट रहे हैं वो। मैं तो आपसे भी ये भी सवाल करूंगी, जब उन्होंने ऑब्वियसली बात है वास्तु आधारित घर में ही रह रहे होंगे, वास्तु आधारित ऑफिस ही होगा, फिर ठगी के केस में अंदर कैसे चले गए? आप जैसे लोगों पे सवाल है ये। देखो, मैं ठगी के केस में कभी अंदर नहीं गया हूं और ऐसे लोगों का मैं क्या जिक्र करूं, लेकिन इन्हीं लोगों से आहत बड़ा होता हूं, बड़ा दुखी होता हूं कि लोग इतना भरोसा करके, इतना विश्वास करके अगर वास्तु कंसल्टेंट को अपनी लाइफ सौंपते हैं और फिर ऐसे ठगी के केस में पकड़े जाते हैं, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। तो आप मानते हैं कि ये भी वास्तु की वजह से हुआ होगा? 100% हुआ होगा। तो मतलब उनको वास्तु देखना नहीं आता? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो, वास्तु कंसल्टेंट होना अलग बात है और वास्तु एक्सपर्ट होना, वास्तु देखना आना, दोनों अलग बात है। अच्छा, आपने अपनी बड़ी प्रोफाइल बना ली तो आप वास्तु एक्सपर्ट नहीं होगे, आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं होगे, वास्तु देखना भी आना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वास्तु के हिसाब से घर होना क्यों जरूरी है? क्या है मतलब, ठीक है कहीं भी किचन बना लो, कहीं भी रूम्स बना लो, बेडरूम बना लो, क्योंकि हमारे दादा नाना ने तो कभी सोचा ही नहीं वास्तु के हिसाब से सवाल काम आपका करना। बहुत अच्छा है। हाँ। अब हमारी बॉडी में वास्तु चलता है इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग, तो हमारी बॉडी में कान अगर यहाँ भगवान ने दिए हैं तो यही है,
इसको यहाँ क्यों नहीं लगा है? अगर आप कान यहाँ की जगह यहाँ से आप आवाज आएगी तो कैसा फील होगा? जैसे हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि जो अंग हमारी बॉडी में जहां स्थापित हैं वो वहीं रहेंगे, ये हमारी बॉडी का एक नियम है। सेम ही नियम है वास्तु का। तो वास्तु के नियमों के अनुसार 9 के 9 जोन के अंदर कौन सी डायरेक्शन में क्या स्थापित होना चाहिए वो एक फिक्स है। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। 9 के 9 जोन मतलब कौन से जोन? वास्तु के अंदर हाँ। 9 जोन स्थापित होते हैं। कौन से, मतलब नाम क्या है उनका? जैसे आपका वास्तु के अंदर 9 दिशाएं होती हैं। हाँ। 9 दिशाओं के अंदर जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट आपने बहुत सुना होगा। हाँ। ईशान कोण, ईशान कोण, ईशान कोण। हाँ। तो जैसे हम ईशान कोण से बात करते हैं तो अगर आपका वास्तु के अंदर एक जोन है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, दूसरा जोन है पूरब अच्छा। यानी ईस्ट, हाँ। तीसरा जोन है साउथ ईस्ट, हाँ। चौथा जोन है साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट। माफ कीजिएगा शायद फिर हाँ साउथ वेस्ट, ठीक साउथ है, वेस्ट। हाँ। उसके बाद वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ, तो ईस्ट, और फिर ब्रह्म स्थान सेंटर। तो आप ये देखिए कि जो हमारी नाभि है, सेंटर जो पॉइंट है वो हमारी नाभि है। तो आपने कभी देखा, कभी आपने सुना होगा या आपने खुद महसूस किया होगा कि जब हम सोते हैं तो नेक्स्ट डे कभी कभी या रूटीन में हमारी नाभि के अंदर आपको रुई महसूस हो या कुछ रुई जैसा महसूस होता है। कहाँ से आता है? अब लोग ये बात बोलते हैं कि नाभि के अंदर हमने जो रजाई ओढ़ी थी उसकी रुई आ गई। नहीं आ सकती, वो नहीं आ सकती, क्योंकि हम नाभि के जरिए हमें एनर्जी मिलती है। नाभि जो है हमारी बॉडी के एनर्जी का केंद्र है। तो नाभि सांस लेने का भी केंद्र है। अच्छा। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कहाँ से जुड़ा होता है? माँ के पेट से, नाभि से, बिल्कुल। नाभि से जुड़ा होता है। हाँ। अब उसको तो भोजन कहाँ से मिलता है? जब तक बच्चा माँ के पेट में है उसको भोजन कहाँ से मिल रहा है? नाभि से। नाभि से। तो नाभि हमारी पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु है। वास्तु में भी हमारा जो केंद्र है, घर का जो सेंटर है, वो हमारा केंद्र बिंदु है। जब हम अपने घर के सेंटर को परफेक्ट रखते हैं, नाभि को परफेक्ट रखते हैं, तो हमारा पूरा घर एनर्जाइज हो जाता है, पूरा घर एनर्जी से भरपूर रहता है। मतलब सब दिशाओं को छोड़ो, सबसे पहले सेंटर पॉइंट को ठीक करो। आप तो अलग ही बात कर रहे हो, बिल्कुल। आप ऑथेंटिक बात है वास्तु में। जब तक आपका घर का सेंटर ठीक नहीं होगा, आपकी मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु अगर चल रहा है, ये तो आप मानते हैं कि बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु चलता है। बॉडी में पेट ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर पेट ठीक है तो बीमारियां ही नहीं आएंगी। आपके पेट के अंदर जब गंदगी जमा होती है तभी तो बीमारियां होती हैं। चलो अब ये बताओ कि ये जो सेंटर पॉइंट है घर का, ये किस लिहाज से ठीक होना चाहिए? वहां क्या हो क्या ना हो, इसके बारे में बताइए। पूरी पृथ्वी पे हाँ। आपको मालूम है ऐसी कोई 1 इंच भर भी जगह नहीं है कि जहां कोई हड्डियां ना हो, जहां जमीन के अंदर कोई चीजें ना दबी हों। आज भी जंगलों में आप देखो, कोई गाय की डेथ होती है, कोई कुत्ते की डेथ होती है, किसी पशु की डेथ होती है, तो क्या करते हैं? कहीं भी जंगली जमीन में कहीं भी खड्डा खोदते हैं और उसको दबा दिया जाता है। पहले ज़माने में, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले बहुत बच्चे पैदा होते थे। मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए बच्चों की डेथें बड़ी होती थी। उनको नहीं मालूम था कि डेथें क्यों हो रही हैं। अब उन बच्चों को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो कहीं भी खेत में या जंगल में, जमीन में ऐसे खड्डा खोदते थे, दबा देते। अब क्या है कि उस जमीन के अंदर आने वाले 100 साल में, 50 साल में वहाँ कॉलोनियाँ बनती हैं, वहाँ हाई राइजिंग कंस्ट्रक्शंस होती है, हाई राइजिंग सोसाइटीज बनती हैं, तो फिर घर बनते हैं। उसके बाद उनकी आत्माएं तंग कर सकती हैं। अच्छा। अब आप तांत्रिक तो है नहीं, या घर बनाने वाला आदमी या कोई फैक्ट्री बनाने वाला आदमी, उसको तो इसके बारे में मालूम नहीं है। अब वो चीज़ें समझ में तब आती है जब आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर चुके होते हो और जब शिफ्ट करते हो कि यहाँ तो ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है कि जो मेरी फैक्ट्री है उसकी मशीनें नहीं चलने दे रही है, या मेरे काम में रुकावट है, या मेरी फैक्ट्री में लेबर ही अच्छे से नहीं टिक पा रही है, वर्कर्स नहीं टिक पा रहे हैं, या घर में भी हमने एक नए घर हमने बनाया, घर में शिफ्ट हुए तो बीमारियां बहुत आ गई, या पैसा ही खत्म हो गया, उसके बाद पैसा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ उस जमीन के टुकड़े के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं जो हमें सरवाइव नहीं करने देना चाहती।
ऐसा होता है? 1000% होता है। अच्छा। मैं ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जरा अपना, क्योंकि हमें भी पता चले किस तरीके से ये चीजें काम। पहली बात तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हाँ। मेरे को फरीदाबाद एक जगह है यहाँ, फरीदाबाद में मेरे को किसी ने बुलाया एक घर में। उन्होंने कहा जी ये हमने 8 साल पहले हमने एक कोठी बनाई थी, बहुत शानदार बड़े मन से, और उसके बाद से हमारा जो बिजनेस है डे बाय डे डाउन हो गया, और अब हमारे हाथ में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ऐसे हालात हो गए। तो उसका रीज़न क्या है? तो मैं उस घर में गया, उस घर में देखा वास्तु 100% परफेक्ट था। नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी थी, वास्तु 100% परफेक्ट था, वास्तु का एक भी कोई दोष नहीं था। उसके बाद भी लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे। हर आदमी शारीरिक मानसिक तौर से बीमार है, और पूरी फैमिली फाइनेंशियल बीमार है। तो मैंने वहाँ, अब मेरे को इतने साल हो गए वास्तु करते हुए, तो अब तो वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि कितने % यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने कहा आपके घर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ आपके घर में हड्डियों के बंच हैं। तो बोले क्या बात करते हो, हमने तो कभी महसूस ही नहीं किया कोई। मैं कहा मैं तो महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? मैं कहा यहाँ खड्डा खोदो। अच्छा, घर के बीचों बीच? हाँ। तो उन्होंने खड्डा खोदा, खड्डा खोद के बहुत बड़ा सा एक अस्थि पंजर निकला उस घर के घर बीचों की बीच? पार्किंग के, घर में नीचे पार्किंग थी। तो पार्किंग जब हमने खुदाई कराई तो बहुत बड़ा सा अस्थि पंजर निकला। उसको निकाल के बाहर फिकवाया, और बाहर फिकवाने के बाद वहाँ हम, जो हमारा बहुत पॉपुलर भी है, आप अगर सोशल मीडिया पे कहीं देखेंगे वास्तु बाबा का सेंटर थेरेपी, तो हम सेंटर थेरेपी हमने नाम दिया है। हमने फिर प्रॉपर वहाँ मंत्रोच्चारण से, प्रॉपर विधि विधान से वहाँ पिरामिड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अच्छा। तो हमने वो 5 लेयर का पिरामिड ट्रीटमेंट वहाँ किया। उसमें क्या करते हैं हम, 3 लेयर में पिरामिड यंत्र लगवाते हैं, 2 लेयर में स्वस्तिक यंत्र, जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है, जिसमें अगर आप एक स्वस्तिक यंत्र किसी दरवाजे पे, मुख्य द्वार पे लगा देते हैं, तो यूं कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। उन स्वस्तिक यंत्र की हम 81 स्वस्तिक यंत्र की 2 लेयर लगवाते हैं। मतलब 162 स्वस्तिक यंत्र आपके सेंटर में दबवाते हैं। 81 पिरामिड की 3 लेयर लगवाते हैं, मतलब 243 पिरामिड की 3 लेयर लगवाते हैं। नवग्रहों का भोग देते हैं, आपके स्थान देवता का भोग देते हैं, कुल देवता का भोग देते हैं, वास्तु देवता का भोग देते हैं, और ये सारा कार्य आपके हाथों से कराया जाता है, घर में रहने वाले हाथों से कराया जाता है। अब जब आप पिरामिड यंत्र अपने हाथों से स्थापित करते हैं, तो वहां का जो पायरा नेट है वो आपके डीएनए से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप वहां की एनर्जी को फील कर सकते हैं कि वहां रहने का क्या सौंदर्य है, वहां रह के आपको कितना पॉजिटिव एनर्जी फील होती है आपकी बॉडी और आपके माइंड में। आपको फील होता है कि अब आज के बाद मैं और मेरी फैमिली को कोई इंसान चीट नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरी बॉडी और मेरी माइंड का जो लेवल है, सोचने समझने की जो ताकत है, वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको कोई चीट नहीं कर सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने सारा ट्रीटमेंट कर दिया, फिर क्या हुआ उस फैमिली? हैप्पी है वो लोग। हाँ। बहुत परफेक्ट उनकी इंडस्ट्री चल रही है, और बीमारियां भी, वो उनके खुद फोन आते हैं कि हमारी बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, बच्चों की शादियां हो गई, और हमारी इंडस्ट्री सही चल रही है, बच्चे ने एक आधी इंडस्ट्री और भी लगाई है, और मतलब चीज़ें ठीक चल रही है, हेल्थ वाइज भी पहले से बहुत बेटर है। अच्छा, ब्रह्म स्थान को लेकर ये कहा जाता है कि वो हमेशा ओपन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी याद है जब हम अपने नानी के यहाँ पे छुट्टियों में जाते थे ना, तो ब्रह्म स्थान जो था घर का, वो ऊपर जाल था पड़ा हुआ ना। हाँ। खाली हम उसमें से देख सकते थे कि आसमान दिखाई दे रहा है, बारिश का पानी भी आता था, धूप भी आती थी, मतलब बरस सब कुछ। तो क्यों ब्रह्म स्थान को ये जो लॉजिक है कि हमेशा खुला छोड़ना चाहिए, ये बात सही है? बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये देखो ना, जैसे हमारी बॉडी है, ये हमारी नाभि हमारा ब्रह्म स्थान है। हम ब्रह्म स्थान के ऊपर वेट नहीं ले सकते। जितना आपका पेट हल्का होगा, वेट रहित होगा, उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सर आजकल लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, ब्रह्म स्थान कहाँ खुला छोड़ेंगे? वो फ्लैट इतने ज्यादा कल शुरू हो गया कल्चर, तभी तो बीमारियां हैं। हाँ। तभी प्रॉब्लम है।
और मैं नहीं कहता कि ब्रह्म स्थान को आप खुला नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ो, लेकिन ब्रह्म स्थान के अंदर कोई टॉयलेट ना दो, ब्रह्म स्थान के अंदर कोई बेडरूम ना दो, ब्रह्म स्थान के अंदर कोई किचन ना बनाओ, ब्रह्म स्थान के अंदर कोई वजन मत रखो। आप ओपन द स्काई नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन ब्रह्म स्थान कम से कम इतना खुला छोड़ो। आप ओपन द स्काई मत दो, वेट मत दो, कंस्ट्रक्शन मत करो, कंस्ट्रक्शन मत करो। आपने लेंटर पूरा डाला है, आप पूरा लेंटर, मैंने तो एक कंसल्टेंट से ये भी कहता हुआ सुना है कि ब्रह्म स्थान को आपने अगर खुला छोड़ दिया तो वो कट गया आपका, तो आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब कोई भी अनर्गल बातें वास्तु में चल रही हैं और ये तो मेरे तो दिमाग से बिल्कुल ही दूर है। नहीं, आज तो मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट करने के बाद ना वो वाली कहावत आपके साथ फिट होगी कि दोस्त हुए दुश्मन। नहीं, आपको नहीं लग रहा फोन आएंगे आपके पास? नहीं, कोई, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलता हूँ, ना मैं गलत बर्दाश्त करता हूँ, और मेरा किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। नहीं, गलत बर्दाश्त नहीं करे, लेकिन उनके यहाँ बहुत सारी चीजें काट भी तो रहे ना बैठ के यहाँ पे। नहीं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। हाँ। मैं कोई काट भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ कि ब्रह्म स्थान आपने अगर ओपन छोड़ दिया तो ब्रह्म स्थान आपका कटा नहीं है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, वास्तु क्या सिर्फ इतना है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दो, साउथ ईस्ट में किचन दे दो, नॉर्थ में आप जो है पूजा का घर दे दो या पानी का बोर दे दो, और नॉर्थ वेस्ट में भी रूम दे दो? क्या इतना वास्तु है सिर्फ? नहीं। कैसे समझा जाए? क्योंकि बेसिकली देखो, आजकल आदमी परेशान क्या है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जी लो, आज का दिमाग, इंसान बड़ा स्मार्ट है, उसको बस पैसों से मतलब है। जी, आपसे भी दोस्ती वो तब करेगा जब उसको समझ में आएगा कि आपसे उसका फायदा होगा। तो रेवेन्यू जनरेशन वाली कौन सी दिशा है? रेवेन्यू जनरेशन वाली दिशा है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको इंडिविजुअल घर बना रहे हैं और आपके घर की फेसिंग परफेक्ट है और वहां बोरवेल लगाना लीगल है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल लगा लेते हैं तो धन की बरसात होनी शुरू हो जाती है। बरसात का मतलब ये नहीं है कि धन वहां से आना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपने बोरवेल लगाने के बाद 6 महीने हुए, उसके बाद आप पहले में और बाद में बहुत अंतर महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की बरसात ही हो रही है। अगर ये कोई भी आदमी ये कहता है कि मैंने जिंदगी में पैसे की शक्ल ही नहीं देखी, मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरी लाइफ में पैसा ही नहीं आता, तो मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट का बोरवेल कर लो। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल करा लो, आप पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। और जिसके यहाँ पे बोरवेल की जगह ना हो या फिर स्पेस ही ना हो, वो क्या करें? अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लो। अच्छा, जो आपका कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है घर में, आप वहां नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लो। तो पहले कॉरपोरेशन का पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक में ले लो, उसके बाद ओवरहेड टैंक में ले लो। अच्छा, वहाँ पे हम जैसे कि वो जो मछली रखने के लिए वो सब होता है हिसाब किताब, वो भी रख सकते हैं? फिश एक्वेरियम को मैं नहीं मानता हूँ authentic, क्योंकि मैं कहता हूँ अपने बेनिफिट के लिए किसी जीव को कैद करके रखना वो वास्तु नहीं है। अच्छा, आप अपने बेनिफिट के लिए किसी जीव को कैद करके रख रहे हैं, वहां वो मछलियां मर भी रही हैं, वो परेशान भी हो रही हैं, आप टाइम पे उनको भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आप जो जिससे किसी का नुकसान नहीं होता हो और आपका वास्तु परफेक्ट होता हो, वो आपको कार्य करने चाहिए। चलो, रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा तो आपने बता दी, नॉर्थ ईस्ट की, आप बोरवेल करवा लो। अब रेवेन्यू जनरेट होने से रोक क्या क्या चीज सकती है वास्तु में? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, तो रेवेन्यू जनरेट तो होगा ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारियां भी होंगी। अच्छा, इंसान दिवालिया भी हो जाएगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई आई डोंट बिलीव दिस, मैं तो वास्तु में बिलीव नहीं करता हूं, तो करके देखो। जब जब घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, कैंसर होगा ही होगा। तो जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, ये सबके नॉर्थ ईस्ट में किचन वो होगा? 99% ये कह सकते हैं कि आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ही होगा। या तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में होगा या आपके बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट में होगा। और खाली बॉडी में कैंसर नहीं होगा, आपको शारीरिक कैंसर होगा, आपको मानसिक कैंसर होगा और फाइनेंशियल कैंसर होगा। अच्छा, मतलब आप इन्हीं जगहों से टूट सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से ये आपको डेड कर देगा, पूरी तरह से आपको तोड़ देगा। फाइनेंशियल भी आपको तोड़ देगा, शारीरिक भी तोड़ देगा और मानसिक तौर पे भी तोड़ देगा जब जब आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। अच्छा, अब मान लीजिए किसी के है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, कोई उपाय ना कराएं। ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ
कि बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट में किसी के यहाँ टॉयलेट है तो ना कोई ट्रीटमेंट कराएं, ना कोई टेपिंग कराएं। वो येलो टेप लगा लो, ब्लू टेप लगा लो, ये ब्लैक टेप लगा लो, ये टेप वाला काम नहीं करें। तो क्या करें फिर? टॉयलेट निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। महंगा खर्चा बता रहे हो आप तो। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ना महंगा खर्चा। अगर उनको जिंदगी जीनी है उस घर में बहुत अच्छे से, तो या तो उस टॉयलेट को तोड़ दो, नहीं तो वो आपको तोड़ देगा। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ ना कि टॉयलेट भी ना टूटे और काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। नहीं तो घर चेंज कर दो। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं है। झूठ के सॉल्यूशन मेरे से बताने नहीं आते कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी हो और बंदा बीमार भी ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताइए सर कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनकम की बात कर ली, नॉर्थ ईस्ट में हमने टॉयलेट की बात कर ली, लेकिन मैंने एक वीडियो सुनी थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में किचन भी कैंसर देता है। नॉर्थ ईस्ट में किचन कैंसर नहीं देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में किचन डिप्रेशन जरूर देता है। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट समझिए, नॉर्थ ईस्ट हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट है। अब ये जो पार्ट है ये हमारा ENT वाला जोन है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, और नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान भी है। अगर जल के स्थान में आप अग्नि जलाते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा कि वो आपको मानसिक रोगी बनाएगा, वो डिप्रेशन में लेके जाएगा। दूसरी बात ये कि वो फाइनेंस का जोन भी है, वो गेन का जोन भी है। तो सबसे पहले वो आपको मानसिक रोगी बनाएगा। उसके बाद आपके जब मानसिक रोगी आप हो जाएंगे तो आपके डिसीजंस अनपरफेक्ट जाना शुरू हो जाएंगे। जब आपके डिसीजंस परफेक्ट नहीं जाएंगे तो आप शराब पीना शुरू कर देंगे, आप गलत काम करना शुरू कर देंगे। आपका ध्यान काम से हट ही जाएगा। जब आपका ध्यान काम से हट जाएगा तो आप फाइनेंशियल भी बीमार हो गए। अच्छा, तो इसका भी आप कोई ट्रीटमेंट बताएंगे नॉर्थ ईस्ट में किचन का, या फिर सेम लाइक टॉयलेट वाला? नॉर्थ ईस्ट की किचन को हम ट्रीट कर देते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट की किचन को आप शिफ्ट नहीं करते, पहले तो हम यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की किचन अगर आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो कर दें। लेकिन अगर शिफ्ट करने की कोई जगह नहीं है तो जब तक आप शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, आप 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, तब तक हम उसको पिरामिड यंत्रों से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, वो मतलब लाइफ टाइम के वो लिए? ट्रीटेबल है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। मतलब आप ये जरूर ध्यान रखें कि हमें वो चेंज तो, शिफ्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक के लिए आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तब तक के लिए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये आप बार बार पिरामिड का बहुत जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है पिरामिड? हमने तो दूसरे ही पिरामिड पढ़े थे उसमें, इजिप्ट में जो पिरामिड पढ़े थे इतिहास के। ये वही कॉन्सेप्ट है। हाँ। जो इजिप्ट में आपने पिरामिड पढ़े थे और इजिप्ट में पिरामिड जो आपने देखे हैं, ये उसी का छोटा वर्जन है। तो पिरामिड जब परफेक्ट शेप में बनता है तो वो एनर्जी का कारक बनता है, और वो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में सक्षम है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में सक्षम है। यूं कहा जाए कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म करके और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहती हूं, तो फिर पिरामिड यंत्र की आपको हेल्प लेनी चाहिए। मैंने पिरामिडोलॉजी के ऊपर पिछले 18 सालों से काम किया है और बहुत डीपली रिसर्च किया है। ये जो वास्तु बाबा का जो सेंटर थेरेपी है, ये पूरे वर्ल्ड में शुरू ही मैंने किया था। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी जरा मुझे कुछ बताइए जिन लोगों ने अभी जमीन खरीद ली है या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो उससे पहले क्या टिप देंगे आप उनको? देखो, उससे पहले मैं टिप दूंगा कि कोई भी जमीन आपने खरीदी है तो सबसे पहले तो ये कि उसका जो ड्राइंग है, आपको चाहे घर बनाना है, चाहे फैक्ट्री बनानी है, चाहे उसको कमर्शियल यूज करना है, तो जो भी आपकी ड्राइंग है वो वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए 100%। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो उसमें उसके सेंटर को ट्रीट आप जरूर करें, जिससे आप अगर पहले इंडस्ट्री, देखिए बड़ा सपना होता है कोई इंसान जब एक घर बनाता है तो वो 20 साल लगा देता है लाइफ के एक घर की जमीन खरीदने में और सपने संजो के घर बनाने में। तो अगर आप घर को परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बनाएंगे और घर के सेंटर को ट्रीट करके बनाएंगे तो कम से कम ये तो महसूस करेंगे कि दूसरे लोगों की जगह हमारे घर में बीमारियां बहुत कम हैं। दूसरे लोगों की जगह हमारे बच्चे औरों के बच्चों से बहुत अच्छे हैं।
उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों से कम बर्बाद है। अच्छा, बच्चों की जिक्र की है, मैं भी पूछ लेती हूँ, मेरे भी घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कि बच्चे जिद्दी ना हो, भाई यही तो चाहिए माँ बाप को, और क्या चाहिए। बच्चे जिद्दी ना हो, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, एक मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ध्यान ज़्यादा दें, और संगत सही रहे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आजकल माय गॉड ये जो फ़ोन ने हाल कर दिया है ना बच्चों का, पूरा जकड़ लिया है उसने। तो बच्चे सही संगत को पकड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्या इसमें वास्तु हेल्प करता है? 100% करता है। जब घर का ओरा परफेक्ट होगा, घर की एनर्जी परफेक्ट होगी, घर की वाइब्रेशन अच्छी होगी, घर का वास्तु अच्छा होगा, घर के कलर्स अच्छे होंगे, तो माइंडसेट भी बच्चों का ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि 100% बच्चे 8 घंटे फ़ोन चला रहे हैं या 10 घंटे फ़ोन चला रहे हैं, सब तो नहीं चला रहे हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं कि जो 1 घंटा ही फ़ोन चलाते हैं, जिन्होंने अपने आप पे खुद पे डिसिप्लिन किया हुआ है। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं कि पेरेंट्स उनको पूरा टाइट करके रखते हैं, उसके बाद भी वो छुप के फ़ोन चलाते हैं। अगर बच्चों के बेडरूम की या आपके घर की एनर्जी परफेक्ट होगी तो उनके डिसीजंस अपने आप परफेक्ट जाएंगे। एनर्जी परफेक्ट होगी कैसे? वो दिशा कौन सी है ये तो बताइए। दिशा तो कोई भी हो, हाँ। कोई किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। नहीं, अब ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि नॉर्थ फेसिंग घर ही बहुत परफेक्ट होगा या ईस्ट फेसिंग घर ही बहुत परफेक्ट होगा। मैं कहता हूं कि इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। नहीं, इस पे हम बाद में जाएंगे, ये भी मैं सवाल लूंगी आपसे, लेकिन ये सवाल मुझे आपका थोड़ा सा अंदर से हिला रहा है कि बच्चों को कोई भी कोने का बेडरूम दे दो। कोई भी कोने का नहीं, फिर कोई भी कोने का नहीं, फिर जो बच्चों की परफेक्ट डायरेक्शन है, हाँ, उसी डायरेक्शन का बेडरूम बच्चों को देना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन है वो? अगर पॉसिबल हो तो आप पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट दिशा में बच्चों को बेडरूम आपको देना चाहिए। अगर वहां पॉसिबल नहीं है तो उत्तर दिशा का बेडरूम भी आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लेजी हैं, एक्टिव नहीं है, वो उस कहने से सुनते ही नहीं है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आप साउथ ईस्ट दिशा का बेडरूम भी बच्चों को दे सकते हैं। अग्निकोण का? अग्निकोण का बेडरूम भी दे सकते हैं। गुस्सा नहीं आएगा उनको? आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर लेकिन एक्टिव भी हो जाएंगे, लेजी नहीं रहेंगे। हाँ। एकदम अलर्ट मोड में आ जाएंगे। हाँ। मैं उन्हीं को बच्चों को ये वाला अलर्ट भी तो पेरेंट्स को ही झेलना पड़ेगा ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ेगा। बस मैंने उन बच्चों के लिए बोला है साउथ ईस्ट का अग्निकोण का बेडरूम, जो बच्चे लेजी हैं, जो एक्टिव नहीं है। अच्छा। और उनको आप एक्टिव मोड में देखना चाहते हैं। और जो सुपर एक्टिव है उनको आप पूर्व दिशा में दे दीजिए। अच्छा। या उनको जल के स्थान में आप नॉर्थ में बेडरूम दे दीजिए। तो जब नॉर्थ यानी कि जल का स्थान है, तो जल का स्थान में आप बेडरूम देंगे तो वो अपने आप कूल हो जाएंगे, उनका माइंड भी कूल हो जाएगा, पढ़ाई भी ठीक रहेगी, उनकी पढ़ाई भी ठीक रहेगी, उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमें लाइफ में करना क्या है। अच्छा, यहाँ पर जब बच्चे, चलो ठीक है स्कूलिंग हो गया, अब कॉलेज हो गया, अभी फिर बच्चों के आजकल सपने होते हैं विदेश जाने के, स्टैंडर्ड एजुकेशन लेना है, वहीं पे सेटअप होना है। तो जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं या जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या, कौन सी दिशा हो सकती है? देखो, विदेश जाने के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसे दिशा नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि उनको आप किसी जैसे साउथ वेस्ट का बेडरूम ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट जो है ना वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, तो फिर वहाँ टिक जाते हैं आप। तो फिर चाहिए आपको कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम हो। और सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उनको आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण का बेडरूम दो। तो जब आप वायव्य कोण का बेडरूम देते हैं तो उनका जो ग्राफ है लाइफ का, वो रॉकेट की स्पीड से जाता है। अच्छा, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, सोने का दिशा कोई भी हो सकती है, चाहे वो ईस्ट की तरफ सर करके सोए या नॉर्थ की तरफ, या नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है? तो सोने की दिशा बताइए ना। तो सिस्टम है ना, हाँ, कि जब आप साउथ की तरफ हेड करके सोते हैं, हाँ, तो आपका मानसिक हेल्थ, हाँ, और शारीरिक हेल्थ दोनों परफेक्ट होता है साउथ की तरफ। हाँ। अच्छा, जब आप नॉर्थ की तरफ हेड करके सोते हैं तो सबसे पहले आपका जो मानसिक हेल्थ है वो खराब होना शुरू होता है और आप डे बाय डे मृत्यु की तरफ जाते हैं। अच्छा, उत्तर की तरफ नहीं सोना? कभी भी सिर करके नहीं सोना चाहिए। हाँ। आपको आपको मालूम होगा कि जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको उत्तर की तरफ सर करके रखते हैं। तो कभी भी जिंदा व्यक्ति का उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ दिशा की तरफ हेड नहीं होना चाहिए।
पूर्व दिशा के अंदर भी हेड करके सो सकते हैं। अगर कहीं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो पूर्व दिशा भी बेस्ट डायरेक्शन है साउथ के अलावा। चलिए अब आ जाते हैं हम उस डायरेक्शन को लेकर जिस पे लोग बड़ा डरते भी हैं कि जी साउथ की डायरेक्शन में मत बनाओ घर, साउथ वेस्ट का मेन कोई गेट नहीं होना चाहिए। तो ये साउथ ने इतना उलझा क्यों रखा है या उलझा दिया गया है, किस तरफ, कैसे इसको समझाइए थोड़ा। ये जो ओकल्ट साइंस का प्रोफेशन है ना, हाँ। इसमें पैसा बहुत है। अब इस पैसे के चक्कर में जो कंसल्टेंट्स हैं वो पागल हो गए हैं। उनको किसी भी हाल में लोगों की जेब से पैसा निकालना है, मतलब ये कहा जाए कि लूटना है, तो वो कुछ भी बकवास करके पैसा लूटना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर भरोसा करके कोई इंसान आपके घर के अंदर और आपके बेडरूम के अंदर एंट्री करा रहा है तो कम से कम ऐसा विश्वासघात तो नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए, साउथ डायरेक्शन अगर खराब है तो दुनिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। अगर साउथ डायरेक्शन खराब है तो इंडिया के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। अगर साउथ डायरेक्शन खराब है तो मुंबई के साउथ में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, दिल्ली के साउथ में भी सबसे ज्यादा। तो साउथ डायरेक्शन खराब कहां हुई? साउथ तो बहुत ही हाईएस्ट डायरेक्शन है। तो उसको इतना नेगेटिव क्यों बना दिया लोगों ने? चक्कर क्या है? डर का बिजनेस चल रहा है। हाँ। टोटल डर का बिजनेस चल रहा है। क्लाइंट को डराएंगे तो क्लाइंट पैसे देगा। डायरेक्शन कोई भी खराब नहीं है, बस उसको हमें वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना आना चाहिए। अगर हमें वास्तु ठीक से क्रिएट करना आता है तो डायरेक्शन कोई भी खराब नहीं है। ना साउथ खराब है, ना वेस्ट खराब है, ना नॉर्थ खराब है। चलो अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब आपको मुझे वन लाइनर देना है। जी। किस दिशा का मेन गेट सबसे बेहतर आप मानते हैं होना चाहिए? कौन से फेसिंग के अंदर? अगर साउथ दिशा का है फेसिंग आपका, तो साउथ ईस्ट के अंदर आपका मेन गेट होना चाहिए। अच्छा, साउथ ईस्ट। हाँ। साउथ ईस्ट से भी बेहतर कोई और दिशा मानते हैं आप? नहीं, वो W4 और W5 के अंदर आता है, लेकिन वो साउथ ईस्ट के जोन में ही आएगा। अच्छा। अगर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है तो आपका जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट का होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, सिर्फ साउथ की बात नहीं कर रही हूँ। तो किसको आप? वैसे तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ईस्ट फेसिंग है, हाँ। ईस्ट का जो एंट्रेंस है, ईस्ट का जो मुख्य द्वार है, वो सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि वो एनर्जी देने वाला होता है। अच्छा, घर के मुख्य व्यक्ति को, जो कमाऊ व्यक्ति है, जो आजकल कमा रहा है, जिसकी वजह से घर चल रहा है, उसको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? या तो साउथ वेस्ट में सोना चाहिए या फिर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में सोना चाहिए उस इंसान को। अच्छा, महिलाओं की अगर मैं बात करती हूँ, जो महिलाएं मान लीजिए से कहते हैं ना, महिलाओं को बहुत ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है, तो किचन कहाँ होनी चाहिए महिलाओं की ताकि वो स्वस्थ रहें, खाना भी टेस्टी बनाएं और अच्छा बनाएं? और आग्नेय दिशा। अच्छा, जो साउथ ईस्ट जो दिशा है, आग्नेय दिशा है, वहां आपका किचन स्थापित होगा तो घर के लोगों की शारीरिक हेल्थ और मानसिक हेल्थ दोनों परफेक्ट रहेंगी। टॉयलेट बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग अटैच टॉयलेट बनाने लगे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर या साउथ के अंदर भी आप टॉयलेट बना सकते हैं। किचन की दिशाएं कौन कौन सी निर्धारित होनी चाहिए? ये सबसे पहले किचन की दिशा साउथ ईस्ट, सेकेंड पोजीशन नॉर्थ वेस्ट, थर्ड पोजीशन ईस्ट, फोर्थ पोजीशन साउथ। ईस्ट में भी दे सकते हैं? ईस्ट में भी आप किचन दे सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी के घर में वास्तु दोष है और आप ये कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये चल जाएगा, ये आपको परेशान नहीं करेगा, वो कौन सा कंस्ट्रक्शन है, किस कैटेगरी में आप उस कंस्ट्रक्शन को डालते हैं? देखिए, मान लो मास्टर बेडरूम या हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में नहीं है और बेडरूम साउथ ईस्ट में है, तो हम उसको ट्रीट करके चला सकते हैं। 100% चला सकते हैं। 90% केसेस में मैं वास्तु के अंदर बिना तोड़े फोड़े ट्रीटमेंट ही करता हूं। 90% केसेस में। सिर्फ 10% केसेस ऐसे हैं कि जिनका कोई भी सॉल्यूशन और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो लोग खुश हो जाएंगे ये वाला पॉडकास्ट देखने के बाद में कि चलो कोई एक ऐसा वास्तु एक्सपर्ट मिलता है जो 90% बिना तोड़े फोड़े आपको ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं। चलिए, खैर आज के लिए इस पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सर से मिलना चाहते हैं, तो खैर हम तो यही कहेंगे कि एक बार ये जो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मैंने सुना है वास्तु भी सिखाते हैं शायद आप? जी।
उसका कोर्स का क्या? हम 1-to-1 वास्तु कोर्स भी कराते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि भीड़ भाड़ में आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते। हमारा मानना ये है कि पूरी डेडिकेशन के साथ आप 1-to-1 अगर कोई कोर्स करना चाहता है, मतलब रियल में कोई वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो फिर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो वो भी बहुत महंगा है क्या? लोग आराम से आ सकते देखो, हैं? सस्ता तो कुछ भी नहीं है। हाँ। सस्ता दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक इंसान ही सस्ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप वास्तु कोर्स कब करें? जब आप एक ब्यूरोक्रेट नहीं बन सके, जब आप एक साइंटिस्ट नहीं बन सके, जब आप एक जज नहीं बन सके, जब आप एक बड़े मिनिस्टर नहीं बन सके। कहना क्या चाहते हैं, जब कोई क्वालिटी ना हो तब वास्तु एक्सपर्ट बन जाओ? नहीं, वो नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत हो, तब आप वास्तु के फील्ड में जाइए। आपको लगता है कि जीवन में मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा नेम फेम करना है, कुछ सोशल वर्क बहुत बड़ा करना है और बहुत रेस्पेक्ट वाला प्रोफेशन करना है, तो फिर आपको वास्तु के फील्ड में जाना चाहिए। चलिए, तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही सर, धन्यवाद करूंगी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।